दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय भानसी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टडीज, संपादक अर्थव्यवस्था परिदृश्य आज और कल, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टडीज द्वारा उड़ान नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम आपका अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक व्यापक कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही यह कोर्स अलग अलग होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 60 से 70 घंटे का हमारा एक इंटीग्रेटेड कक्षा कार्यक्रम होगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से 50 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो आज हम आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हम आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ बताया था, अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें के अंतर्गत, तो आज उस सीक्वेंस को हम आपके साथ आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज से हमारा मित्रों यह पहला लेक्चर आप मानकर चलना कि आज से हम अर्थव्यवस्था बेसिक से एडवांस इकोनॉमी के तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। आज हमारी कक्षा की बिगनिंग है। आज हमारी पहली कक्षा मानकर चलना कि इकोनॉमी की आज से शुरुआत हम कर रहे हैं। मेरी क्लास उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने अर्थशास्त्र कभी पढ़ा है, और उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अर्थव्यवस्था को बेसिक से एडवांस के तरफ ले जाने का निर्णय किया। मेरी यह कक्षा त्रिस्तरीय होगी। पहला चरण हमारा बेसिक पर होता है, दूसरा चरण हमारा एडवांस पर होता है, तीसरा चरण हमारा जो होता अभ्यास सत्र होता, लेख होता, मूल्यांकन का होता, जिसमें हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं। टेस्ट पेपर के माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो कुछ आपको पढ़ाया, जो कुछ आपको डिलीवर करना चाहा, वह करने में हम सफल रहे हैं या सफल नहीं रहे। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम अपनी कक्षा की प्लानिंग करते हैं और आपके साथ संवाद स्थापित करते। एक ऐसा विद्यार्थी जो अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं पढ़ा हो, उसको भी अर्थव्यवस्था में आनंद आने लगे, अर्थव्यवस्था की क्लास करने के लिए वह लालयित हो जा, अर्थव्यवस्था समझने के लिए लालयित हो जा। तो मेरा उद्देश्य होगा शुरू में अर्थव्यवस्था के बेसिक के बारे में आपको, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रारूप क्या इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके
बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली यूनिट हमारी है अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं। आज हमारी पहली यूनिट है अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं। अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं। अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं। इस यूनिट में मित्र हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रारूप क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास के मापक क्या है, इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। निवेश क्या है, उपभोग क्या है, इस तरह राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पनाएं लेक्चर नंबर 1 हमारा होगा। लेक्चर नंबर 1 पर हम आते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। इस पर आएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था की क्लास है, तो आपके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक परिचय हम जिक्र करेंगे। अर्थव्यवस्था एक परिचय। देखिए, जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र पर भी चर्चा होती है। तो सामान्य तौर पर तो यह कहा जाता कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों का समूह। तो अर्थव्यवस्था उन सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में ला करके उनको मूर्त रूप देने का एक प्रयोगशाला। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था एक प्रबंध शास्त्र है, जहां उत्पादक इकाइयों का समूह होता है, जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और अपने लिए रोटी रोजी अर्थात अपने आजीविका की व्यवस्था की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आजीविका उपलब्ध कराने, कैसे उसका गुजर बसर हो, कैसे उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कैसे वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे, इस पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो अर्थव्यवस्था में भी हमारा पहला लक्ष्य होता है लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पहले व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता, उसके बाद वह उच्च जीवन स्तर की परिकल्पना करता।
उच्च जीवन स्तर के बारे में सोचता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उत्पादन भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, वितरण की भी बात आती है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है या अर्थव्यवस्था एक प्रबंध शास्त्र है, जिसके अंतर्गत उत्पादक इकाइयों का समूह होता है, जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और अपने लिए रोटी रोजी की व्यवस्था की जाती है, अपने लिए आजीविका की व्यवस्था की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन लोगों को कार्य असीमित करना होता। सरकार से हमारी अपेक्षाएं अधिक होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में हम अपने सीमित संसाधनों से असीमित लक्ष्यों या दायित्वों को पूरा करने की रणनीति भी अपनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला। तो अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल कंजम्पशन पैटर्न का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल कंजम्पशन पैटर्न का अध्ययन किया जाता। देखिए, सोशल प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं होता। वह कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है और कुछ वस्तुएं वह दूसरे समाज से मंगाता है। तो सामाजिक उत्पादन व्यवस्था में विभिन्न समाजों के बीच आपस में लेन देन होता, विभिन्न देशों के बीच आपस में लेन देन होता, विभिन्न लोगों के बीच आपस में लेन देन होता है। तो सामाजिक उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति समाज से करते हैं। समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक दूसरे अवयवों से करता है, घटकों से करता। समाज में विभिन्न उत्पादक इकाइयों का समूह होता, उनके साथ हमारा लेन देन होता। तो एसपीएस, तो अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम की बात की जाती है। आपस में लेन देन, आपस में उत्पादन का अदला बदली कर। अर्थव्यवस्था में सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात में की जाती है। उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है, उत्पादन का लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आज आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो कि खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा गया था, सड़ गया। एफसीआई के गोदामों में गेहूं रखा गया था, नष्ट हो गया।
क्या था? उत्पादन हुआ, लेकिन हमारी वितरण व्यवस्था सही नहीं थी। सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चला रही है लोगों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन देश में फिर भी भूखमरी है। सरकार लोगों को भूख से बचाने के लिए, कुपोषण से बचाने के लिए सरकार निःशुल्क राशन वितरण कर रही है, लेकिन फिर भी देश में भूखमरी के कारण मृत्यु की खबरें आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल्योर है, हमारा जो वितरण व्यवस्था वह अच्छी नहीं। फिर सोशल कंजम्पशन पैटर्न, तो आप देखते हो समाज में एक तरफ अमीर का बच्चा जो है, अमीर का कुत्ता भी डब साबुन से नहलाया जाता है, अमीर के कुत्ते को भी दूध मिलता, वही गरीब का एक बच्चे को दवा के लिए भी दूध नहीं मिलता, लाइफ बॉय साबुन भी नहीं मिल पाता। तो यह क्या है? हमारे सोशल कंजम्पशन प्रारूप की कहानी का था, अंतर का था। तो अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल कंजम्पशन प्रारूप का अध्ययन मुख्य तौर से किया जाता। हमने शुरू में कहा कि अर्थव्यवस्था में हम आजीविका की बात करते हैं, सर्वाइवल कंडीशन की बात करते हैं। तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं, मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं, और दूसरा जो होती है इच्छाएं। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम मूलभूत आवश्यकताओं, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है। रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आज वर्तमान में हमारी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा भी बन चुकी है, विद्युत भी बन चुका है, मूल आवास भी बन चुका है, संचार भी बन चुका है, स्वच्छ पीने का पानी बन चुका है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बन चुकी है। तो हमारी मूलभूत आवश्यकता का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं लगातार जो हैं बढ़ती जा रही। तो अर्थव्यवस्था में हम पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। फिर उसके बाद इच्छाओं पर आते हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होती है, उस पर बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। दूसरी इच्छा का उत्पन्न होना पहली इच्छा के पूरा होने पर निर्भर, इसी को निर्भरता प्रभाव कहा जाता है। गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस सोसाइटी में निर्भरता प्रभाव का जिक्र किया कि एक व्यक्ति की किसी इच्छा, एक इच्छा के पूरा होने पर दूसरी इच्छा जन्म लेती है। तो इच्छाएं क्रमिक रूप से चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो अर्थव्यवस्था में
इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता। अर्थव्यवस्था में वर्तमान में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का अध्ययन किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था में आज लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की जाने लगी है। अर्थव्यवस्था में आज सोशल जस्टिस की बात की जाने लगी है। तो अर्थव्यवस्था का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। अर्थव्यवस्था के दायरे में लगातार वृद्धि हो रही है। अब आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप यही कहना कि अर्थव्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था एक प्रबंध शास्त्र है, जहां उत्पादन करने वाली इकाइयों का समूह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और अपने लिए रोटी रोजी की व्यवस्था करती है। अर्थव्यवस्था में सोशल प्रोडक्शन सिस्टम, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सोशल कंजम्पशन पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, वितरण और उपभोग का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो रही है अथवा नहीं सुनिश्चित हो रही है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है, इस पर हम बल देते हैं। अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला माना जाता है। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको अर्थव्यवस्था में हम मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। तो यह अर्थव्यवस्था की एक सामान्य परिभाषा हमने बताया आपको। अब आगे हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किसी एक आधार पर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अनेकों आधार पर होता है। सबसे पहले हम आपको अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण उत्पादन के साधनों के आधार पर करें। जो पहला वर्गीकरण हमारा है, उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता और विकास। विकास के आधार पर उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण
उत्पादन के संसाधनों की उपलब्धता और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। यहां पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित, अल्प विकसित और विकसित। उत्पादन के संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में हम बांटते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां उत्पादन के प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधन, जहां उत्पादन के प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता नगण्य होती है, जिनका विकास संभव नहीं है। प्रचुर मात्रा में वहां पर अगर हम संसाधन व्यय भी करते हैं, निवेश भी करते हैं, तो भी जो है उनका विकास संभव नहीं। उत्पादन के 3 साधन माने गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन और फिजिकल। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक। प्राकृतिक संसाधन, उपजा, जमीन है या नहीं, जमीन में खनिज पदार्थ की स्थिति क्या है, जमीन समतल है, पहाड़ी है, मैदानी है, इत्यादि। यह सब प्राकृतिक संसाधन। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, हम और आप ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, मानवीय पूंजी है। पी, फिजिकल रिसोर्सेस, भौतिक। प्राकृतिक और मानवीय पूंजी के कॉम्बिनेशन से भौतिक संसाधन बनता है। वही जमीन होती है, उबड़ खाबड़ होती है, उसी जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बन जाती है, उसी जमीन पर सड़क भी बन जाती है, उसी जमीन पर उपजाऊ खेत भी बन जाते हैं। वो तो उस नदी है, उसी नदी पर पुल बन गया जिससे आवागमन सुलभ हो जाता। तो भौतिक संसाधन हमेशा नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस के मिलने से बनता है। तो आपसे कोई पूछता है कि अविकसित अर्थव्यवस्था क्या, तो आप यही कहना कि कोई भी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां उत्पादन के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता नगण्य के बराबर होती है, जिनका विकास संभव नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, राजस्थान का थार मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान, यह सब क्या है? अविकसित क्षेत्र हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था। इनका विकास संभव नहीं। एक बार फिर हम आपको अविकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा,
ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां उत्पादन के प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता नगण्य है, जिनका विकास संभव नहीं है। अविकसित अर्थव्यवस्था को हम अविकसित अर्थव्यवस्था को का उदाहरण की जब बात आती है तो हम दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, सहारा रेगिस्तान या थार मरुस्थल का हम नाम लेते हैं। यहाँ मानव जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था व्यवस्था लो डेवलप इकोनॉमी। अविकसित अर्थव्यवस्था को हम अंडर डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को हम लो डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। मित्रों, ऐसी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां उत्पादन के प्राकृतिक मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु विकास न होने के कारण इनकी उत्पादकता कम होती है, इनकी गुणवत्ता कम होती है। संसाधनों का हम अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु विकास नहीं होने के कारण उत्पादकता का स्तर निम्न होता है, उत्पादन कम होता है, गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ के लोगों को की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, इनको क्वालिटेटिव बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, पर्याप्त मात्रा में इनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अल्पविकसित देशों में साक्षरता का स्तर कम होता या साक्षरता बढ़ भी जाती है तो गुणात्मक नहीं होती है। मात्रात्मक रूप से आज साक्षरता यूपी बिहार में बढ़ी, लेकिन क्वालिटेटिव नहीं है। नकल आधारित शिक्षा के कारण वहां साक्षरता में वृद्धि हुई है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में